Myself Nadia. Today discuss about the topic of stability of coordination compounds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं. तो अ कंपाउंड्स कंटेनिंग अ मेटल आयन दैट ये मेटल आयंस होते हैं बॉन्डेड टू अ ग्रुप ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट एक्ट एज अ लाइगेंड्स. कि ये ऐसे जो है कंपाउंड्स हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं अपने सराउंडेड में मौजूद मॉलिक्यूल्स और आयंस को, और इन मॉलिक्यूल्स और जो आयंस होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ लाइगेंड्स. देन हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी का. तो इंट्रोडक्शन में जनरली कॉम्प्लेक्सेस आर डिजाइनेटेड एज अ स्टेबल और अनस्टेबल. कि ये स्टेबल भी होते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं. तो जनरली जो है स्टेबिलिटी इज सपोज टू रिलेटेड विद द कंसेप्ट वेदर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू अदर जो है कॉम्प्लेक्स में हम इनको कन्वर्टेड कर देते हैं. ये इनको कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी. देन हम इसको मैटर ऑफ फैक्ट की डिस्कस करते हैं. जो काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी, जो काइनेटिक्स को हम करते हैं स्टेबिलिटी, उसमें हम डील्स करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज़म्स. कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं तो उसमें हमारे लिए कौन सी हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, उनके मैकेनिज़म्स क्या हैं, इनकी ड्यूरिंग इनकी चेंजेस क्या होती हैं, इनमें कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कहाँ एडिशंस हो रही है, ये सब कुछ हम काइनेटिक्स में बताते हैं. देन हम स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज़ रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जो है स्टेबिलिटी है जो थर्मोडायनामिक्स को हम इसको डिस्कस करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन. और जब कोई मॉलिक्यूल्स जो है बन रहा होता है तो उसके दरमियान जो है एनर्जी रिलीज होती है. जितना उसने गेन जब वो बना लेता है अपना रिएक्शन, जो बाकी एनर्जी होती है वो वेस्ट कर देता है तो रिलीज होती है. अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट. जो इसी तरह किसी रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करवाना हो, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, तो हम इसको एच पॉजिटिव और एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हम इसको ब्रेक डाउन करवाते हैं. तो इसके लिए हमें जो है हमने ब्रेक डाउन करवाई है तो एनर्जी को रिक्वायर्ड होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करवाने के लिए. देन हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो फर्स्ट जो है टाइप है वो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है. दिस इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और विल बी ट्रांसफॉर्म टू एन अदर स्पीशीज अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो हम जो है थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं. द स्टेबिलिटी हैज़ रीच्ड इन एक्विलिब्रियम व्हेन वी कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी वी डील्स विद मेटल लाइगेंड्स बॉन्ड्स एनर्जीज एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो ये हमने स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग. तो ये ऐसा है कि हमें इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए इसकी कितना हमें टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है और इसमें हमने कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई की उसको हम बताते हैं. देन हम काइनेटिक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो दिस रेफर्स टू the speed with which ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग टू द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें हमें बताते हैं कि जो स्पीड है इसके कितनी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. स्लो होता है कि ये फास्ट होता है एक इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए. विल अकर्स व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन काइनेटिक स्टेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स आयन इन सॉल्यूशन वी डील्स विद रेट एंड मैकेनिज्म. हम रेट और मैकेनिज़्म की बात करते हैं क्योंकि यहाँ हम स्टेबल और जो है अनस्टेबल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये है काइनेटिक्स स्टेबिलिटी. इसमें रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स की बात करते हैं जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो जो है इसमें रिएक्शंस में मैंने पहले बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशंस हैं आइसोमराइजेशंस होती है और रेजिमाइजेशंस और इलेक्ट्रॉन ग्रुप और ट्रांसफ़र रिएक्शंस होते हैं. तो ये सारा
होता है कि इसमें मैकेनिज़्म में कहाँ चीज़ कौन सी एडिशंस हुई है, कौन सी इसमें सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं। जैसा कि हम फिनोल ग्रुप पढ़ते हैं, उसके अंदर हम NH3 के साथ उसका रिएक्शंस करवाते हैं। आफ्टर रिएक्शंस तो हमारे पास नाइट्रोफिनोल बन जाती है लाइक दिस। अगर ये है OH, तो अगर हमने इसके साथ NH ग्रुप लगाया, NH3 लगाएंगे, तो ये हमारे पास नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, साथ में हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशंस को बताता है। इसी तरह इसके हम मैकेनिज्म को भी डिस्कस करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि तौब 1950 हैज़ क्लासिफाइड द कॉम्प्लेक्स इनटू लायबल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो लायबल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लायबल complexes. Liable complexes हैं क्या? Are those who are one or more in the coordination spheres can be rapidly replaced by other ligands. यानी में इसमें एक या एक से ज़्यादा जो ligands होते हैं हम उनको जो है रिप्लेस करवा सकते हैं। लेकिन जब हम रिप्लेस करवाते हैं कॉम्प्लेक्स को, हर एक जो है लाइगेंड्स की अपनी एबिलिटी होती है, तो इनकी जो एबिलिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी जब हम एक लाइगेंड्स को दूसरे लाइगेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? आर दोज वन और मोर लाइगेंड्स आर आर नॉट रिप्लेस्ड। हम बात कर रहे थे इनर्ट कॉम्प्लेक्स की। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स आर दोज विच आर मोर वन और मोर लाइगेंड्स। तो ये लाइगेंड्स जो हैं इनको रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट है, और ये इवन कि रिप्लेस होते भी नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो है एबिलिटी है जो वो इनको नोट बी रिप्लेस्ड। इन जो लाइगेंड्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और इनको रिप्लेस करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी है एज़ कम्पेयर टू लाइबल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि लाइबल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हम जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं, और इनकी हर एक लाइगेंड्स की अपनी एबिलिटी होती है। लेकिन अब जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये डिफ़िकल्ट भी है। देन हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये है क्या? इनके कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू जे बेल्जियम 1941 द फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशंस प्रोसीड बाय द स्टेप वाइज एडिशन। तो यहाँ हम इनके कांस्टेंट की बात करेंगे। जिस तरह के हम कांस्टेंट को स्टडी करते हैं C या K या बीटा, तो ये कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमेशा सेम रहती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि M हमारे पास जो है मेटल आयन है सेंट्रल। देन L इज़ मोनोडेंटेड लाइगेंड्स है, और N मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो फर्स्ट वन में हमने जो है एक जो है मेटल आयन लिया है और एक मोनोडेंटेड लाइगेंड्स लिया है। देन हम इन दोनों को रिएक्टेंट्स को रिएक्शंस प्रोसीड होता है और हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है M और L। तो हम जब K को रेट ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास K1 इज़ इक्वल टू ML ओवर M प्लस L आ जाता है। यानी कि जो ऊपर होगा वो कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और हमारे जो डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स आ जाएगा। इसी तरह देन हमने ये K1 के लिए फाइंड किया, और K2, K3 और Kn के लिए फाइंड करेंगे। जैसे ही रेट ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे जो है मोनोडेंटेड लाइगेंड्स भी इंक्रीज़ होते हैं विद द इंक्रीज़ ऑफ रेट कांस्टेंट। इसी तरह हमने ML2 प्लस L, ये हमारे पास कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं, और ML3 हमारे पास कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं। तो रेट ऑफ अगर हमने K फाइंड करना है तो जो कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगी और कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स नीचे। इसी तरह हम MLN यानी कि कोई भी N से मुराद है हम 1 से लेकर कोई भी जो है नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह ये स्टेबिलिटी जो है इनकी स्टेप वाइज होती है। जब फर्स्ट पहले जो है K1 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर K2 की,
फिर K3 की, यानी कि इसका रेट जो है नीचे की तरफ इंक्रीज़ करता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि अगर हमारा जो रेट था कंसंट्रेशन का पहले K1 था उसका लेस था, K2 का उससे ज़्यादा है, देन K3 का उन दोनों से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर K1 एंड K2। इंक्रीज द रेट ऑफ कांस्टेंट with the increase of the concentrations of the reactants। पहले हमने बात की concentrations of the रेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अब हम बीटा के अकॉर्डिंग यानी कि बीटा को फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको अपनी वैल्यूज़ रिएक्शंस को रन करवाते हैं। हमारे पास यहाँ सेंट्रल जो केटाइन है वो M है और L हमारे पास लाइगेंड्स है। जब ये दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ML आता है जो कि हमारी प्रोडक्ट है। देन हम इसका भी उसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ड्रा लिखते हैं, तो बीटा 1 इज इक्वल टू ML जो हमारा कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और रेट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स नीचे ML आ जाएगा। इसी तरह हम इनको बीटा 1 बीटा 2 और बीटा N करवाते हैं। तो ये जैसा कि हमने वहाँ भी डिस्कस किया कि जो है इसकी एबिलिटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा हो रही है। सेम इसी तरह हम करते हैं कि जो द हाई द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि जैसे जैसे जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा होती जाएंगी नीचे की तरफ, तो उतनी ही ज़्यादा जो है इनकी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होगी। देन हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। हमने कांस्टेंट रेट ऑफ कांस्टेंट के की बात की और बीटा की। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो KS और KN दोनों की सेम है, यानी कि वो भी जो है अप से डाउन की तरफ इंक्रीज़ कर रहा था और ये भी। तो इसी तरह हम यहाँ बीटा 3 की बात करें तो ये हमारे पास एक जो है हम मेटल आयन को केटाइन को यूज़ कर रहे हैं, साथ में 3 लाइगेंड्स को। इसी तरह ये कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएगा, जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम को ड्रा किया लिखा। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहेंगे और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहेंगे। देन हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारी आई है बीटा 3 की ML और ML2 को ऑन बोथ साइड्स, न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो देन हमारे अब हमने K1 और K2 दोनों का हम कंपेयर रिलेशनशिप चेक कर रहे थे, तो हमने बीटा 3 की देखी तो उसकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा। इसी तरह हम यहाँ बात करें तो K1 K2 और K3 की, तो हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को लिखा जो कि हमने इनके इक्विलिब्रियम अटेन करके लिखे थे। रेट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर और रेट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स नीचे। ये हमारे पास K1 की है, ये K2 की है और ये K3 की है। जैसे जैसे हमारे रेट ऑफ कंसंट्रेशंस इंक्रीज़ करते कांस्टेंट जो है इंक्रीज़ होते गए, इसी तरह इनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती गई और इनके जो है कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स जो इंक्रीज़ होते गए। पहले में जैसा कि हमारे पास ML1 है, 1 जो है केटाइन है, सेंट्रल मेटल केटाइन है और एक ही लाइगेंड्स है। दूसरे में हमारे पास 2 लाइगेंड्स हैं और थर्ड में हमारे पास 3 हैं। तो सो इंक्रीज़ रेट ऑफ कांस्टेंट और इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी। देन हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी बॉन्ड के साथ उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी आपस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसे ब्रेक डाउन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है अगर स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इनकी स्ट्रेंथ वीक होगी तो इनको ब्रेक डाउन करना इजी है और इनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब है कि इंक्रीज़ जो है ग्रेटर जो है स्ट्रेंथ होगी तो इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर स्ट्रेंथ वीक होगी तो इनकी स्टेबिलिटी भी वीक होगी।
अब हम दूसरा टेम्परेचर की बात करते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर। तो स्टेबिलिटी जो है, जैसे कि हमने हुफ नोट इक्वेशंस को पढ़ा था, उसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज अगर पॉजिटिव है तो इनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। इंथाल्पी पॉजिटिव होगी, अगर इंथाल्पी पॉजिटिव है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथाल्पी डेल एच है, डेल एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। देन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर इंथाल्पी चेंज डेल एच इज़ नेगेटिव है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। यानी कि ये डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो टुडे जो हमने टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसमें हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को स्टडी किया, देन हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इसकी काइनेटिक की स्टेबिलिटी क्या है। देन हमने इसके रेट ऑफ कांस्टेंट को डिस्कस किया कि इसमें हमने K1 और K2 और K3 की स्टेबिलिटी को, देन हमने बीटा के अकॉर्डिंग इसको स्टडी किया। फिर हमने बीटा और जो रेट ऑफ कांस्टेंट K को दोनों का रिलेशनशिप को डिस्कस किया। लास्ट पे हमने जो है इसके फैक्टर्स जो हैं जो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।